हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल मैटर पे। आज हम मैथ्स के सबसे इम्पोर्टेंट या यूं कह लें कि मैथ्स का अगर हमने रेशियो पढ़ लिया तो हमने मैथ्स के आधे पार्ट को कवर कर लिया, यानी कि आधी जंग जीत गई हमने। तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ये परसेंटेज का हो, उस परसेंटेज के ये से अकॉर्डिंग से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मतलब कि 50% क्वेश्चन जो भी हैं इससे जुड़े हुए होते हैं रेशियो से। तो इस तरह से अगर रेशियो किसी स्टूडेंट को समझ आता है या रेशियो का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो वो काफ़ी अच्छे से अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आराम से सॉल्व कर सकता है, उसके सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं डिफिनीशन क्या है। अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट्स बाय मेथड ऑफ डिवीजन। इसमें बताया गया है, इसका एक और भी ये है, हम वो भी देख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड then the fraction a upon b is called the ratio of a to b. It is written as a is to b और a upon b. इस दोनों डिफिनेशन से ये हमें समझ में आता है कि अगर हम किसी भी दो चीज़ का, दो क्वांटिटी का अगर रेशियो निकालना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यूनिट उसका जो है वो सेम होना चाहिए। मान लो अगर हम बोले कि 1 रुपया और 2 लीटर, इसका रेशियो निकाल लें तो इसका यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पे ये रुपीज़ है और यहाँ पे ये लीटर है। ये जब यूनिट सेम नहीं होगा तो हम इसका क्या नहीं निकाल सकते, इसका हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते। यानी कि रेशियो निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है यूनिट। यूनिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 आवर है तो हम या तो ये जो यूनिट, ये किस चीज़ का यूनिट है, ये टाइम का है, तो हम टाइम को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। या मान लो ये 1 आवर है और यहाँ पे 5 आवर है, या यहाँ पे 50 आवर है, 50 आवर है। अब हम इसको 1 आवर को और 50 आवर को, इस दोनों को रेशियो में चेंज कर सकते हैं, इसका रेशियो निकाल सकते हैं और इसको हम लोग 1:50 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? या अगर हम देखें, इसके अलावा भी देख लें, अगर कि मान लो हमारा कहने का मतलब है कि अगर जो भी हम रेशियो निकालते हैं वो सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे कि अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे 70 पैसा और 2 रुपीज़, यहाँ पे 70 पैसा और 2 रुपीज़, इसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट सेम करेंगे। यहाँ पे ये पैसा में है और यहाँ पे ये रुपया में है। या तो इस रुपीज़ को पैसा में चेंज करेंगे या तो इस पैसा को रुपीज़ में चेंज करेंगे। हम दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, या तो पैसा को रुपीज़ में चेंज कर लें या तो रुपीज़ को पैसा में चेंज कर लें। तो हम लोग इस रुपीज़ को पैसा में चेंज करके बनाते हैं। तो यहाँ पे 70 पैसा है, इसको 70 पैसा लिख लेते हैं। और यहाँ पे इस 2, ये हमारा 2 रुपीज़, हम जानते हैं 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। तो 2 रुपीज़ हो गया हमारा 200 पैसा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा और पैसा पैसा कैंसिल। रेशियो में जब हम लोग रेशियो लिखते हैं तो ये जो पी का, ये जो यूनिट का साइन है, इसको हटा लेते हैं। तो हमारा अब क्या हो जाता है, 7:20। ये हमारा रेशियो निकल के आता है। इज दैट क्लियर? मतलब कहने का है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, कि यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम सबसे पहले यूनिट को एक जैसा बना लेंगे। अगर मान लो कोई दोनों रुपया ही है, मतलब कि दोनों करेंसी है, ये 70 पैसा है और ये 2 रुपीज़ है, तो अब यहाँ पे इस दोनों को के यूनिट को सेम कर लेंगे, या तो पैसा कर लेंगे या तो रुपया कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम लोगों से पूछा जाए कि क्या हम आवर को लीटर में चेंज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। या आवर को केजी में चेंज कर सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, इसका हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लीटर है और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 20 ml हो, तो अब हम लीटर को ml में तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग, तो यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 20 ml, यहाँ पे इज टू है, इसको रेशियो में चेंज करना है। तो हम कर लेंगे 1 लीटर को हम चेंज कर लेंगे ml में। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml वी नो, और यहाँ पे ये हो जाता है हमारा इज टू 20 ml। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लेते हैं। ml से ml तो कैंसिल हो गया हमारा, 0 से यहाँ 0 चला गया, और 2 से ये 2 1 और ये 250, यानी कि ये हमारा रेशियो हो गया 50:1। अब हम इस रेशियो को 1:50 नहीं लिख सकते हैं। अगर हमारे ऑप्शन में मान लो हमारा जो ऑप्शन है ये भी है और ये भी है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा, यही आंसर हमारा सही होगा। ये कंफ्यूजन करने के लिए ताकि ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गलती करें, उसके लिए ऐसा दिया जाता है। 50:1 की जगह पे 1:50 दे दिया जाता है। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे और इसको सही से सॉल्व करेंगे। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक है, मान लो हमारा ये 3 आवर और इज टू 1 डे। अब देखो ये दोनों टाइम का ही यूनिट है, एक यूनिट हमारा दिया आवर में, दूसरा यूनिट दिया है डे में। तो अब हम इसको ऐसे ही तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, या तो इसको डे को आवर में चेंज कर दो या तो आवर को डे में चेंज कर दो। दोनों में से कोई भी एक यूनिट को चेंज करके दूसरे के जैसा बना लेना है। तो हम क्या करते हैं, 1 डे में हम जानते हैं कितना आवर होता है, 24 आवर होता है। तो यहाँ पे 3 आवर इज टू 24 आवर, यानी कि 1 डे को हमने आवर में चेंज कर लिया। अब 3 आवर और 24 आवर दोनों का यूनिट क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम इसे आसानी से सॉल्व करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो देखते हैं कि 3 से ये 24 कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 8 टाइम्स में, 3 1 3 8। तो इसका अब हमारा रेशियो जो निकल के आया 1:8, ये इसका रेशियो है। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ था, और ताकि आप लोगों के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक SSC CGL SSC और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं उनमें पूछा गया है। वो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 30% ऑफ B माइनस A इज इक्वल टू 18% ऑफ B प्लस A, देन द रेशियो A इज टू B इज इक्वल टू। ये बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1:4, 5:4, 4:1, 5:9। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही हुआ होगा। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, सबसे पहले हम लोग इसको, बहुत सारा तरीका है, हम सारे तरीके को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 30% ऑफ B। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 30% को चाहो तो तुम अपॉन 100 भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग डायरेक्टली बना लेंगे। 30% ऑफ को हम लोग हटा करके मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, B माइनस A इज इक्वल टू 18% इंटू B प्लस A। इज दैट क्लियर? यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज हटा लेंगे। अगर हम लोग अपॉन 100 करते तब भी 100 हटा सकते थे, डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज को ही हटा दिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 30 है। 18 और 30 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 6 3 18 और 6 5 30। अब यहाँ पे हमारा 5 बच गया और यहाँ पे 3, 5 इंटू B माइनस A और इज इक्वल टू 3 इंटू B प्लस A। तो हमारा था 5 इंटू B माइनस A इज इक्वल टू 3 इंटू B प्लस A। इतना हमारा बचा हुआ था।
तो अब 5 से b में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 से a में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 5b माइनस 5a इज इक्वल टू 3b प्लस 3a। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये b वाले को इधर लाएंगे तो यहाँ पे b प्लस साइन के साथ है, इस तरफ लाएंगे माइनस साइन के साथ, तो 5b और माइनस 3b हो जाएगा हमारा 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 5a है और यहाँ पे प्लस 3a है। ये माइनस 5 जब इस तरफ आएगा तो प्लस साइन के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे 3a और प्लस 5a हो जाएगा हमारा 8a। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, a को a की तरफ, b की तरफ, यहाँ पे 2b, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है यहाँ पे नेग्लिजिबल दिखता नहीं है लेकिन मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2 इंटू बी इज इक्वल टू 8 इंटू ए। तो यहाँ पे जो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में है इस तरफ आके डिवीज़न में हो जाएगा, और जो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आके डिवीज़न में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि b, यहाँ पे a इज टू b अगर हम लेते हैं, टू बी इज इक्वल टू 8a तो हो गया, तो अब हमारा हो जाएगा a इज टू b इज इक्वल टू 2 इज टू 8। इज दैट क्लियर? अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 इज टू 4, यानी कि आ रहा है 1 इज टू 4। तो 4 इज टू 1 हमारा ऑप्शन क्या था, 4 इज टू 1 भी था, ये वाला ऑप्शन भी था, तो ये ऑप्शन जिनका आ रहा है वो गलत कर रहे हैं, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारा जो a इज टू b का है, और ये a का हमारा a कितना आया है, a आ गया है हमारा 2 और b आ गया है हमारा 8। इज दैट क्लियर? और a इज टू b का हम लोगों को रेशियो निकालना है, ना कि b इज टू a का। तो a इज टू b का जो रेशियो है वो 2 इज टू 8 है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो हमारा रेशियो 1 इज टू 4 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर नंबर a ये सही हो जाता है। फिर देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c देन abc। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको एक कांस्टेंट से इक्वल कर देते हैं, इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, इन सब को हम लोग k के इक्वल बना लेते हैं, यानी कि 3a भी k, 3a इज इक्वल टू k, 4b इज इक्वल टू भी k होगा, और 5c भी k के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमारा 3a इज इक्वल टू k, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू k अपॉन 3 आ जाएगा। ऐसे ही b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b 4b इज इक्वल टू k अगर हम लेंगे, 4b इज इक्वल टू k लेंगे तो b इज इक्वल टू k अपॉन 4, और ऐसे ही 5c इज इक्वल टू k अगर लेंगे तो c इज इक्वल टू k अपॉन 5, c इज इक्वल टू k अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया? यानी कि सबको सबसे पहले 3a को k के इक्वल ले लेंगे, 3a इज इक्वल टू k यहाँ पे आया तो a इज इक्वल टू k अपॉन 3 आ गया। ऐसे ही करके a b c तीनों ले लेंगे। अब बनाते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, k अपॉन 3, ये a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया हमारा k अपॉन 4, एंड c का वैल्यू आ गया k अपॉन 5। अब इन सब को k को तो हम लोगों को रेशियो में जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, k को कैंसिल हटा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 3, ऐसे ही b का आ जाएगा 1 अपॉन 4, चूँकि कांस्टेंट था k को हमने के हटा लिया, और यहाँ पे a हमारा ये हो गया 1 अपॉन 3, और फिर c हमारा हो गया 1 अपॉन 5, यानी कि इसका ये वैल्यू है, इसका ये वैल्यू है, और इसका ये वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर है, इनका हम लोग लेते हैं एलसीएम। इज दैट क्लियर?
जब हम इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अगर जिनको नहीं आता हो वो उसके का एलसीएम वाला वीडियो देख लेंगे। यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 60 आएगा हमारा एलसीएम। मतलब एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 3, 4 और 5 का 60 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो हम करेंगे कि 1/3 में 60 से क्या करेंगे, इन सब में 60, जब एलसीएम 60 आ गया, चूंकि एलसीएम क्या आया हमारा 60 आया, तो इन पूरे को यानी कि 13 को, 14 को और 15 को, इन सभी को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1/3 को 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इंटू 60 जब करेंगे तो ये आएगा हमारा 20। ऐसे ही जब 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा क्या, 15। ऐसे ही जब 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। तो अब ये जो हमारा रेशियो निकल करके आया, यानी कि 20:15:12, ये हमारा आंसर होगा। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। हमारा आंसर क्या आया, 20:15:12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे 20:15:16 ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया था। तो ये हमारा आंसर सही है। इस तरह से, इस टाइप की उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को किसमें प्रॉब्लम हुआ। इसको और भी तरीके से बनाने का सीखते हैं, कैसे और भी तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसान भी इसका तरीका है जिससे हम लोग बना सकते हैं आसानी से। जैसे कि अगर हम लोग मान लो यहाँ पे एक आ गया, ये 1/3 इज टू 1/4। जैसे हम लोग समझ गए यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने ये समझा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि 3a, यहाँ 3 ये सब को k के जब इक्वल ले रहे थे तो a हमारा क्या आ रहा था, k/3 आ रहा था, और जब k को कैंसिल कर ले रहे थे तो 1/3 आ रहा था। यानी कि हम डायरेक्ट अगर a का वैल्यू जानना चाहें तो a का वैल्यू 1/3 आएगा, यानी कि जो है उसका अपोजिट करके और लिख देना है। यानी a का 3a था तो 3a में से 3 को हटा करके a का वैल्यू 1/3 लिख लेते थे, ऐसा ही करते थे ना। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। a का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, 1/3 डायरेक्टली, 1/3। फिर b का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1/4, क्योंकि 4b था तो 1/4, और 5c था तो c का वैल्यू आ गया 1/5। ये डायरेक्ट बनाने का मेथड है। और अब हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम 3, 4, 5 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 60 आएगा, डायरेक्ट मेथड। अब 60, अब a का वैल्यू, ये a है हमारा, ये b है और ये c है, a b c का रेशो निकालना। अब 3 से जब हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे सेम चीज़ ही, सभी को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा a का वैल्यू, b का वैल्यू आ जाएगा हमारा 15 और c का वैल्यू आ जाएगा 12। इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा भी एक और तरीका है जिससे हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वो सबसे शॉर्ट है और वो लास्ट तरीका, और भी उसके अलावा तरीका है, लेकिन इससे अब ज़्यादा आसान अब नहीं हो सकता। इसलिए ये सबसे पहले ये लास्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। क्या था, 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, यही था। हम लोग सबसे आसान, सबसे इजी वे में हम लोग अगर करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3, 4 और 5 इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, 3, 4, 5 इनके साथ जो लगा हुआ ये जो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक तो वेरिएबल है एक नंबर है, तो इन जो नंबर वाला है इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको 60 के इक्वल कर लेंगे। अब 3a इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 60, 3a इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 60/3, और ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 20। ऐसे ही b को यहाँ पे 4b इज इक्वल टू 60 जब लेंगे तो यहाँ पे 60/4
और ये b का वैल्यू आ जाएगा हमारा 15। ऐसे ही जब हम c का वैल्यू लेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 60/5, और यहाँ पे ये हो जाएगा c इज इक्वल टू हो जाएगा 12। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे ये सबसे शॉर्ट फॉर्म था, शॉर्टेस्ट तरीका था, ये ट्रिक था, और इससे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आए तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इफ a इज इक्वल टू 75% ऑफ b इज इक्वल टू 0.6% ऑफ c, देन a b c। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इजी है ये जो क्वेश्चन हमारा है। और ये जितने भी क्वेश्चन अभी हमने बताए, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, ये एसएससी 2010 में पूछा गया था। ये इजी है, लेकिन अब कोई लकी इंसान होगा उस टाइम उसको ये एसएससी सीजीएल मार्च, ये रिसेंटली बहुत रिसेंट का ही क्वेश्चन है ये वाला। इस जो हम लोगों ने बहुत सारे तरीके से बनाने का ये सीखा है, और ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया एसएससी सीजीएल में। अब ये देखते हैं इसको, ये भी बहुत ही इजी है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो कॉम्प्लिकेटेड पूछना ही है। तो फिर अब देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए e इज इक्वल टू 75% ऑफ b, ऐसा ही है। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं हमारा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। उम्मीद है आप लोगों को अभी समझ में आ रहा होगा, और ये बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी बनाया जाएगा, और सेकेंड पार्ट को भी हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। सेकेंड पार्ट में और भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। इज दैट क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को बहुत आप लोग इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे होंगे, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था, a इज इक्वल टू 75% ऑफ b एंड b इज इक्वल टू 0.6% ऑफ c। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 75/100 ऑफ b इज इक्वल टू 6/10 ऑफ c। यहाँ पे 6/10, यहाँ पे 0.6 था, डेसिमल हमने हटाया तो वो नीचे 10 आ गया, तो 6/10 ऑफ c। ये हमारा क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? तो हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे ये 75 और 100 को हटाएंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3/4, 3/4, और यहाँ आ जाएगा हमारा 3/5। इज दैट क्लियर? कुछ मिसिंग है यहाँ पे, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे क्वेश्चन में इफ 1/3a, यहाँ पे 1/3a लिखा हुआ है, 1/3a इज इक्वल टू 75% ऑफ b इज इक्वल टू 0.6% ऑफ c। क्वेश्चन थोड़ा एरर था, हमने सुधार लिया। तो a कितना है, 1/3a इज इक्वल टू 75/100 था, तो इसको हमने कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया तो 3/4b हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/3a इज इक्वल टू 3/4b इज इक्वल टू 3/5c। ये अब जो हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन आ चुका है। इसमें हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था हमारा 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, तो a का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 1/3, यानी 3/1। यहाँ पे जो 3 है ये 3/1 है, तो a का वैल्यू हमारा क्या था, इसका उल्टा था, 1/3 था। b का वैल्यू क्या था,
4b है तो b का वैल्यू 1/4, 5c है तो 5 इसका वैल्यू क्या था 1/5, ये 5 का उल्टा है 1/5 रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है और इसका रेसिप्रोकल 1/3। यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, इसका क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि a क्या है, a हमारा 1/3 है तो a का जो हम वैल्यू निकालेंगे वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका b का है 3/4 तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। और c है हमारा 5/3 तो इसका उल्टा कर लेंगे हमारा 5/3 आ जाएगा। इस तरह से ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, इस तीनों का आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम डिनोमिनेटर, जैसे उसमें पिछले वाले में हम लोगों ने क्या किया था डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था, इसमें भी वही करेंगे कि डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 3 के नीचे क्या है, जैसे 3 के नीचे क्या है, इसके 3 के नीचे 1 है, ये 1 छुपा हुआ रहता है तो 3/1। अब इस तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 9 आएगा, सॉरी इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो अब 3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो हमारा 3 3 ज़ा ये 9 आ गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, फिर 3 से हमने मल्टीप्लाई किया किसको 4/3 को, तो यहाँ पे 4/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 4। फिर ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई किया 5/3 से तो 5/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा क्या 5। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है 9:4:5। इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 9:4:5 ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या फिर से जो भी आप लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न हो उसे ज़रूर पूछें और शेयर करें और लाइक करें, अपने और भी दोस्तों को बताएं। थैंक यू।